नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा 10 दिनों के भीतर सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना के मामले न घटने की सूरत में बंदिशें बढ़ाने के दिए संकेत। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत परवाणु से शिमला तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर उठाए सवाल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 मामलों में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और यह चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि मुख्य पर्यटन स्थलों सहित शहर क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आगमन का राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह और दावतें हैं। जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से हमको देखने को मिली है, कोविड के मामले में और ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की ज़रूरत है और इसलिए हमारी प्रेपरेशंस क्या क्या हैं उन बातों को लेकर के चर्चा की और इसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी के साथ जो वहाँ पर जो अरेंजमेंट एट प्रेजेंट उनके वहाँ पर चल रहे हैं उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि हम कोविड की सारी सिचुएशन को थोड़ा ठीक तरह से प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकें। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मामले जितने रिकवर हो रहे हैं उतने ही एक्टिव केसेस नहीं आ रहे हैं। लगभग 10-15 नंबर का आगे पीछे इस तरह का है पिछले 3-4 दिनों से। लेकिन बात सच है कि 850 से मामले 2700 से पार हुए हैं। तो ऐसे में हमको सावधानी जो बरतने की ज़रूरत है उन बातों को लेकर के भी चर्चा हुई है। उसमें इंटरस्टेट मूवमेंट का एक जिक्र आया है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन जो हमने की है वो तो है, अभी तक उस पर कोई रिलैक्सेशन देने का उस पर मन नहीं है, न स्थिति है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हट करके जो बात आई है कि ये जो बाहर से आ रहे लोग उसके कारण स्प्रेड ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत इंटीरियर में ऐसे रिमोट एरिया में बहुत बड़े नंबर निकले हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी और इसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, जहां ये माना जाता था कि पहले शोर डालते थे कि टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट के कारण आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है उस पर। तो इसलिए हमने कहा कि ज़्यादा फोकस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर करो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक तरह से हम पहुंच सके कि ये फैलने का कारण क्या है। 2-3 जगह से जो एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं उसमें मालूम पड़ा है कि जो शादियों का सीज़न पीछे चला उसने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अभी तो काला महीना शुरू हो गया है, बता रहे हैं कि अब शादियां बंद हो गई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी राहत उससे भी होगी। लेकिन कोविड की सारी सिचुएशन हम ठीक प्रकार से हैंडल कर सके उसके लिए प्रेपरेशन के लिए हमने कह दिया है और ऑक्सीजन प्लांट गियर अप करने के लिए कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको इंटैक्ट रखने के लिए और बाकी जो इससे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको सावधानी के साथ काम करके जो काम करने के लिए कहा गया। मैं हमने 2 ही चीज़ों के लिए कहा है। एक तो ये है कि जिनको दो डोजेज वैक्सीन की लगी हैं उनके लिए कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, अगर वो नहीं किया है तो उस सूरत में RT-PCR कर लेंगे।
इफ़ एट ऑल अगर ऐसी सिचुएशन में भी RT-PCR भी करने का किसी को मौका नहीं मिला है तो वो जो है वो तुरंत जो है जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट लेकर के। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो गया है। जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक लगातार 5 दिनों तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल भवन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत चंडीगढ़ से परवाणु पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। परवाणु में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री सुखराम चौधरी, राजीव बिंदल, पुरुषोत्तम गुलेरिया, KN ठाकुर, रश्मिधर सूद, डेजी ठाकुर, जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के युवा को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में देश की सभी वर्गों को जगह दी है। उन्होंने कहा कि देश के नेतृत्व में हिमाचल अग्रणी भूमिका में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से ही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छोटे से राज्य से इतनी छोटी आयु में मुझे अपने मंत्रिमंडल में मौका दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चेतावनी दी गई थी, शादियों का सीजन था कि धाम मत करिए, छोटे करिए। आज मैं देख रहा हूं हर कोई जागरूक है, हर किसी ने मास्क पहना, एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बचाव करता है। आगे भी अगर देश को बचाना है तो हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथों को निरंतर साफ रखना जरूरी है। भाई और बहनों, मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। मेरे बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस बैंक खाते भी नहीं सबके खोल पाई, हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाई, हर व्यक्ति का बैंक खाता नहीं खोल पाई, हर घर को बिजली नहीं दे पाई, हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा देनी हो मुफ्त वो नहीं दे पाई, रसोई गैस का सिलेंडर नहीं दे पाई, घर नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो हर गांव तक बिजली, हर परिवार को बिजली, हर घर को बिजली, हर परिवार को शौचालय, तो हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपदा के समय आप याद करिए, जब गुलाम भारत में एक महामारी इसी तरह की आई थी, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, करोड़ों लोगों की, लाखों की नहीं करोड़ों की। उस समय बहुत सारे लोग भूख के कारण मर गए थे, बीमारी के कारण कम मरे थे। मोदी सरकार ने देश के किसी राज्य के किसी गांव में किसी परिवार को अन्न की कमी मोदी सरकार ने नहीं होने दी। 15 महीनों तक अन्न देने का काम मुफ्त में किया तो मोदी सरकार ने किया। ये छोटी बातें नहीं है। किसान भाइयों के खाते में, छोटे किसान के खाते में भी 1.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 1.5 साल में डाला, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया डाला है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का आज से हिमाचल में शुभारंभ हो गया है। हिमाचल की जनता में इस यात्रा और अनुराग ठाकुर के आगमन को लेकर भारी जोश है। परवाणु से लेकर शिमला तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शिमला पहुंचने पर यहां होटल पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के धीरा, गदियाड़ू और रंझू में 847 लाख रुपए के उद्घाटन किए। परमार ने धीरा में 517 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय भवन के बनने से सभी कार्यालय एक छत के नीचे कार्य करेंगे और इससे लोगों को सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो पाएंगी।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलाह विधानसभा क्षेत्र के गतियाड़ू में 5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित समुदाय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को धार्मिक और सामाजिक समारोह करने में सुविधा होगी। इसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष ने रंझू में 315 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ITI रंझू का भूमि पूजन किया। परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं के हुनर को तराश कर उन्हें नई दिशा दी जाए ताकि वे रोजगार प्राप्त करने और स्वरोजगार अपनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल और अवसरों से परिपूर्ण हो। वार्षिक बजट में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष निरंतर वृद्धि के साथ साथ नई शैक्षणिक संस्थाएं खोलने पर बल दिया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करें ताकि युवा पीढ़ी स्वरोजगार के लिए सक्षम बन सके। इस अवसर पर विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 3 पात्र परिवारों को 51,000, शगुन योजना के तहत 4 पात्र परिवारों को 31,000 और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 2 परिवारों को 11,000 रुपए और 1 परिवार को 10,000 रुपए के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की बात हो, चाहे हिमकेयर कार्ड की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, जनधन खातों की बात हो, बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, सुकन्या योजना की बात हो, जिसमें अब आने वाले दिनों में ऐसे परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया। मैं पंचायत के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, सूचियां बनाना शुरू कर दो। 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन लगती है, परंतु अब बजट के बाद ये फैसला किया गया है कि 65 और 69 साल के बीच में जितनी भी बहनें हैं जिनके परिवार में पेंशन नहीं लगी है, उन तमाम बहनों को 1,000 रुपया महीने की पेंशन का भी प्रावधान श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। सूचियां बनाना शुरू करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने 10 लाख रुपए की लागत से मोहाल कोटलू के लिए नवनिर्मित कंक्रीट संपर्क मार्ग का उद्घाटन और लगभग 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना बड़ी पंडिता का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कोटलू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तैयार होने पर क्षेत्र के बड़ी पंडिता और उल्लेहा सहित इन 3 गाँव के 150 परिवारों की 93.50 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने 10 लाख रुपए की लागत से मोहाल कोटलू के लिए नवनिर्मित कंक्रीट संपर्क मार्ग का उद्घाटन और लगभग 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना बड़ी पंडिता का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कोट देहरा हटवाल पेयजल योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में जल जीवन मिशन के माध्यम से अब तक 500 परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि 310 अतिरिक्त कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। इस अवसर पर उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 5 पंचायतों की 39 पात्र महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरित किए। उन्होंने बताया कि गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के धुएं से राहत मिलेगी और इससे महिलाओं के समय में भी बचत हो सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ओहर, सपड़ी, रहाइया के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या दूर होगी। सहदेव फाउंडेशन, राजा ह्यूमन राइट एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा तृतीय वाहिनी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में रिज मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा दान किया गया रक्त की कमी से जूझ रहे रोगी को एक नया जीवन दान दे सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से मनुष्य के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि शरीर में नए रक्त का संचार होता है। ऐसे में सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में सारे देश भर में जो है वो बहुत ऊंचा स्थान रखता है। यहाँ पर जो लोग रक्त चाहने वाले होते हैं, यानी कि जिनका एक्सीडेंट हो जाए या रुग्ण हो जाए और उनको ब्लड
की आवश्यकता हो तो वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसमें बहुत सारे जो हैं वो NGOs हैं जो समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। आज सिविल डिफेंस के लोग हैं, इन लोगों ने जो है वो इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान होता है। आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन इस नेशनल NGO जो हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और साथ ही जो सिविल डिफेंस के हमारे लोग हैं यहाँ पर, जिसमें संगीता सूद जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, ये आमतौर पर जो है काम करते रहते हैं। और कोरोना वायरस के दौर में भी इन लोगों ने शिमला में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये आम जनता की सेवा में इसी प्रकार से काम करते रहें। शिमला शहर के राम बाजार वार्ड के लोगों को ओपन जिम की सुविधा मिले कुछ ही समय हुआ था, लेकिन पार्क में जगह जगह दरारें आने से अब इस पार्क को खाली करवा दिया गया है। गंज में बने वार्ड के पहले ओपन जिम पार्क के निर्माण में ठेकेदार द्वारा बरती गई लापरवाही से जहां निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों में भी भारी रोष देखा जा सकता है। शिमला के वार्ड नंबर 14 के तहत गंज बाजार में 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए ओपन जिम में लोगों को व्यायाम के लिए कुछ मशीनें भी लगाई गई थी, लेकिन पार्क की जमीन धंस जाने से अब यहां जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। हालांकि नगर निगम शिमला की महापौर और स्थानीय पार्षद इसके लिए बरसात में हुई भारी बारिश को कारण मान रहे हैं, लेकिन सही मायने में पार्क के निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा यहाँ गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। इस बार जो बारिश है बहुत ही बारिश हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। इसका भी मेन कारण जो है लैंडस्लाइड हो की वजह से ये गिरा है। अभी इसमें जो साथ में PWD का डंगा था वो फूट चुका था, वो बहुत पुराना डंगा था और उसी के ऊपर जो है डंगा लगाया गया था, लेकिन हैवी बारिश के कारण वहाँ लैंडस्लाइड हुआ और इस वजह से जो वहाँ पे गिरा है। उसके लिए हमने जो है PWD से हमारी बात हुई है और PWD भी वहाँ डंगा लगाएंगे और उसके बाद जो है हम भी अपना कार्य वहाँ शुरू कर दिया हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि ठेकेदार की गलती है या नगर निगम की गलती है, क्योंकि कुछ तो बारिश का भी हो रहा, अभी नया बना था, मिट्टी अभी कच्ची थी, शायद मिट्टी की वजह से भी उस पर प्रेशर पड़ा जैसे वो गिली हुई। और सेकंड ये था कि जो वहाँ पहले ऑलरेडी एक डंगा था PWD का नीचे, कुछ वो बैठ गया। अब क्या कारण रहे उसमें ये तो हम नहीं बोल सकते ना कि ठेकेदार की या MC किसकी गलती है। बाकी ये कि उसको थोड़ा हम रिस्टोर करने में लगे हुए हैं और वो पार्क हम द्वारा उसको वैसे ही एज इट इज बनवाएंगे। सर्कुलर रोड के किनारे वर्षों पुराने डंगे पर ही पार्क की नींव रखी गई, जिस वजह से सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग का पुराना डंगा हल्की बारिश के बीच ही ढह गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही नगर निगम और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये इसलिए कि कच्चा बना दिया इन्होंने, पिलर खड़े थे फिर नीचे तक गए नहीं, कच्चे भी सारा कुछ बना दिया ना, सारा कुछ, तभी ये सारा कुछ गिर गया है। इससे सबको लोगों को जानी मानी नुकसान भी हो सकता था। तो किसकी कमी रही होगी? ठेकेदार की कमी रहेगी। अब सरकार को खुद करना चाहिए, ठीक करे। क्या कह सकते हैं जी, अब ठेकेदारी जिम्मेवार हो सकता है अगर ठेकेदार ने जिम्मेवारी ली है तो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवालिया निशान उठाए हैं। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि बीजेपी की सरकार जनता का आशीर्वाद चाह रही है या जनता को महंगाई और कोरोना का आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बंदिशें लगाई जा रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में इस तरह की यात्राएं करवाई जा रही हैं जिसमें लोगों का इकट्ठा होना संभावित है। इससे कोरोना कैसे रुकेगा? उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बीजेपी की सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर महिलाओं को महंगाई का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। सरकार ने 4 साल में कोई नया काम नहीं किया है, सिर्फ घोटाले ही किए हैं। राठौर ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में नए घोटाले सामने आए हैं। बिहार के बाद अब हिमाचल में भी 4 घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 7,20,000 का चारा घोटाले का मामला सामने आया है। राठौर ने कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार साबित हुई है। चुनावों में जनता इनकी गलत नीतियों को आईना दिखाएगी और कांग्रेस को विजय बनाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है और हिमाचल में भी जन आशीर्वाद यात्रा से शुरू हो रही है। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब जन आशीर्वाद का जो औचित्य है वो हमारी समझ में आया नहीं कि ये जनता से आशीर्वाद चाहते हैं या जनता को आशीर्वाद देने वाले, क्योंकि जनता को महंगाई का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लगातार देश में प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हैं। खाने का तेल 200 का आंकड़ा पार कर गया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है और आज 25 रुपये जो है गैस सिलेंडर बढ़ गया है। 22 को राखी का त्यौहार है, उससे पहले महिलाओं को जो है महंगाई का तोहफा इस सरकार ने दिया है। हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के गर्त में गिरता जा रहा है। सरकार आए दिनों हर 2-3 महीने बाद दिल्ली जाती है, वहाँ से ऋण लेके आ जाते हैं। फजूल खर्ची हो रही है। प्रदेश में चेयरमैनों की नियुक्तियाँ लगातार हो रही है। तो अब अगर तो ये आशीर्वाद जनता को ये देना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता इस आशीर्वाद को स्वीकार करने वाली नहीं है। हिमाचल सरकार की अगर मैं बात कहूँ, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ नए घोटाले सामने आए, क्योंकि कोरोना के समय तो पीपीई किट घोटाला, सैनिटाइज़र घोटाला, मास्क घोटाला, ये सारे घोटाले सामने आए। इन्हीं घोटालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो अध्यक्ष राजीव बिंदल थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अब पशु चारा घोटाला, जिक्र होता था बिहार का, लालू यादव का, अब हिमाचल भी उस सूची में शामिल हो गया कि जो यहाँ राजनेता हैं या अफसर हैं वो पशुओं के चारे में भी घोटाला कर रहे हैं। गृह रक्षा तृतीय वाहिनी शिमला के प्लाटून कमांडर नरेश वर्मा को उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाएगा। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग में पिछले 10 सालों से सराहनीय सेवाएं देने के लिए गृह रक्षा तृतीय वाहिनी से नरेश वर्मा और दीपक दरेक का चयन राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हुआ है। प्लाटून कमांडर नरेश वर्मा ने बताया कि किसी भी वर्दीधारी संस्थान के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिलना गौरव की बात है। उन्होंने इस सम्मान के लिए गृह रक्षा तृतीय वाहिनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से यह संभव हो पाया है। ये किसी भी वर्दीधारी संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अभी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो अभी 8 नाम जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए हैं, उसमें एक नाम मेरा भी है और गृह रक्षा तृतीय वाहिनी में 2 नाम दिए गए हैं और बहुत खुशी की बात है, जिसमें एक दीपक ग्रेक जी है और एक मैं हूँ सर। तो मैं दीपक ग्रेक जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और पूरे हिमाचल प्रदेश और गृह रक्षा तृतीय वाहिनी के समस्त उन अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को अपने हेडक्वार्टर से लेके प्रशिक्षण लेवल पे जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो CTI सरगीन हो
या बग्गी हो या हमारा BTC सुन्नी हो, वहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रक्टर है जहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में देके ये जो उत्कृष्ट कहूँगा मैं इसे मतलब अनमोल कहूँगा, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी, क्योंकि प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए एक अपना विशेष महत्व रखता है। और ये जो मुझे अभी अवार्ड दिया गया है, ये नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा विभाग में पिछले 10 सालों में जो है सराहनीय सेवाएं देने के लिए दिया गया है। तो मैं उसके लिए जो है अपने राज्य मुख्यालय का, अपने जो है वाहिनी का जो है गृह रक्षा तृतीय वाहिनी और अपने समस्त सीनियर अधिकारियों का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का और हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस नवाज से नवाजा। जिला कांगड़ा में अब तक 94% व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। जिला में अब तक 10,99,118 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज, जबकि 3,52,619 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। यह जानकारी CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 100% लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है कि जिला में 18 से अधिक आयु का एक भी पात्र व्यक्ति ऐसा ना छूटे जिसे कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज ना मिली हो। वैक्सीनेशन की अधिक से अधिक कवरेज हम सभी को इस महामारी से सुरक्षित करेगी। CMO ने बताया कि जिला कांगड़ा में अभी तक अगस्त माह में 794 मामले कोविड संक्रमितों के सामने आए हैं, जिसमें से 504 लोग ऐसे थे जिन्हें कोविड वैक्सीन नहीं लगी थी, जबकि 290 ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगी थी। इनमें से 172 को पहली डोज लग चुकी थी, जबकि 118 को दोनों डोज लग चुकी थी। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिला में अब तक 94% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। आगामी दिनों में 100% लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। लगभग जो हमें डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से जिला में कुल 11,64,173 लोग हैं जिनको ये कोविड वैक्सीनेशन, जो 18 साल से ऊपर है जिनको कोविड वैक्सीनेशन लगनी है। और अभी तक हम लगभग 11 लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लगा चुके हैं, जिसकी अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो 94% लोगों को, एलिजिबल पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है और लगभग 30% लोगों को जो है वो दोनों डोजेज दी जा चुकी हैं। हमारा प्रयास है कि शनिवार तक या शीघ्र से शीघ्र हम जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है जिसको प्रथम डोज लगनी है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 100% अपनी पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज लगा पाएँ। इसके लिए प्रतिदिन जो है 180 से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन साइट्स पे ये वैक्सीनेशन की जा रही है। मेरा सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि जो भी व्यक्ति को अभी तक, जिस भी व्यक्ति को अभी तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगी है, वो नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे जा कर के अपने आप को सुरक्षित करें। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टूल टाउन स्ट्राइक पर बैठे हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत पीसमिल वर्कर तीसरे दिन भी हड़ताल पर डटे हैं। वीरवार को पीसमिल कर्मचारियों ने बिलासपुर HRTC वर्कशॉप के मुख्य गेट के बाहर सरकार व निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने चेताया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को लेकर सरकार व निगम द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत पीसमिल वर्कर्स ने वीरवार को बिलासपुर HRTC वर्कशॉप के मुख्य गेट के बाहर सरकार व निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। बिलासपुर डिपो में कार्यरत पीसमिल कर्मचारी विशाल सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार व निगम द्वारा उनका काफी लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष करने के बाद भी आज तक उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। उन्होंने बताया जो उन्हें पैसा दिया जाता है उसमें अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है। हमारे को 8-10 साल हो गए यहाँ पे कार्य करते हुए, तो यहाँ पे कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। हम ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जिसमें कि हमारे को कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी 5 और 6 साल की जो पॉलिसी थी उसके तहत 410 बंदे जो है
वो आजकल रेगुलर नियमित सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव की राजनीति क्यों की जा रही है। मैं तो ये सरकार और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि एक झंडा और एक नारा जो देश के अंदर चलता है, तो ये हमारे साथ ये जो है भेदभाव की जो राजनीति या कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम इस देश के वासी हैं, कर्मशाला में कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में इससे भी कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बहनों ने राखी की खरीदारी शुरू कर दी है। शहर के बाजारों में रौनक भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बता दें, पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 22 अगस्त को है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दुकानें भी रंग बिरंगी राखियों से सज गई हैं। विशेषकर बच्चों के लिए कार्टून की अलग अलग राखियों की वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। पिछले साल कोरोना के चलते राखियों का कारोबार काफी प्रभावित हुआ था। अब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर्व 22 अगस्त को है। बहनों ने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी शुरू कर दी है। शहर के नगरों और उपनगरों में सभी व्यापारियों ने राखियों की दुकानें सजा दी हैं। दुकानों पर रखी सुंदर सुंदर राखियां बहनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। बच्चों के लिए कार्टून, पबजी और मोरपंखी राखियां भी खरीदी जा रही हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन की राखी बाजार में नजर आ रही है। वहीं बड़ों के लिए पतले रेशम के साथ सोने चांदी की राखियों की भी डिमांड है। अब रक्षाबंधन के लिए राखी की खरीदारी चरम पर है। शिमला के लोअर बाजार के व्यापारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफी कम खरीदार राखियां खरीदने के लिए उनकी दुकानों में पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण अभी भी बहुत से लोग बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं और ऑनलाइन खरीदारी ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से दुकानदारी कर रहा हूँ और इस बार राखी का माहौल कुछ ऐसा है कि जैसा हर साल होता है वैसा नहीं है इस बार राखी का माहौल। हमने लोअर बाजार शेर पंजाब के पास राखी लगा रखी है। राखी का जो सामान आया है बहुत ही फैंसी आया था, पर इस बार काम ना होने की वजह से कुछ भी नहीं है। ये राखी की सेल, राखी सारी फैंसी थी, पर कोरोना की वजह से इस बार भी राखी पिट गई है सारी। राखी का बिल्कुल भी काम नहीं है, 5-10% सिर्फ काम रह गया है राखी का। ये भी वजह हो सकती है कि लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि बाजार में आने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की और आ चुकी है, डेल्टा वायरस जैसा की, तो इस करके क्या पता लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। अभी रिस्पॉन्स कुछ नहीं ज़्यादा राखी का, कई लोग ऑनलाइन राखी मंगा रहे हैं, इस वजह से काम बहुत ज़्यादा डाउन है। जैसे ये काम डाउन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमारा काम अच्छा हो। कोरोना काल के चलते अस्पताल में रक्त की कमी को दूर करने के लिए समाज सेवी संस्था रोटरी नाहन सिरमौर हिल्स द्वारा डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। रोटरी नाहन सिरमौर हिल्स के अध्यक्ष राकेश थापा ने बताया कि रोटरी सिरमौर हिल्स द्वारा जल्द ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को रक्तदान के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर ये युवा रक्तदान के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि अधिकतर युवाओं को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसे में वो रक्तदान के लिए आगे नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनको जागरूक करने का निर्णय रोटरी द्वारा लिया गया है। आज का जो विशेष ब्लड डोनेशन का अवसर है वो हम PL सबलोग जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ये हर साल करते हैं। ये हमारा लगातार 10वां ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें कि इस समय हमें 30 यूनिट की इकट्ठा करने की हमें उम्मीद है, जिसमें कि हमारे RCC धौलाकुआं वाले मैक्सिमम लोग आएंगे। इसमें निर्मल हेल्थ सर्विसेज विशेष रूप से योगदान कर रहा है और रोटरी नाहन सिरमौर हिल्स, बाकी स्कूल से हमारे पास NSS के बच्चे आए हैं जो हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। और हमारी आगे जो भविष्य में ये योजनाएं हैं कि हम हर स्कूल, जो स्थानीय स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को एटलीस्ट उनके ग्रुप का पता चले कि हमारा कौन सा ग्रुप है, इसलिए भी हम अवेयरनेस चाहते हैं कि हर बच्चों को, कोई भी, बहुत से लोगों को अपने ग्रुप का पता नहीं होता
और वो ब्लड डोनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस की वजह से वो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना ग्रुप पता नहीं है। तो हम शुरुआत जो करेंगे हम नाहन कॉलेज से, डाइट से, और जो हमारे स्थानीय बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल के बच्चों को उनके ग्रुप के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।